हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। वापस से शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न जो हमने इससे पिछली वीडियो में 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अब हमें करने हैं 6 से, मतलब कि छठा क्वेश्चन क्या था। मैंने कहा था कि अगली वीडियो में बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पे आएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है छठा वो पढ़ लेते हैं। क्या है, चित्र में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। यह हमें पहले से ही दिया हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ सवाल में ही दिया हुआ है, हमने बनाया नहीं है, सॉल्व करके ही पहले से ही हमें गिवन है। तो उसमें लिखा है चित्र में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो इसमें कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, एक एक लाइन का उत्तर है। ग्राफ समझ लोगे तो ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा क्या होता है, ये समय होता है। समय हमें दे रखा है घंटों में, आवर में, और ये है हमारी दूरी जो किलोमीटर में दी हुई है। हमें पता है दूरी और समय के सापेक्ष क्या बनता है, वक्र बनता है, ग्राफ बनता है। तो वो ग्राफ इन्होंने बना दिया। अब इन्होंने पहला क्या पूछा है, इसमें इन्होंने पहला पूछा है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गतिमान है। तीव्र गतिमान है मतलब कि कौन सबसे तेज चल रहा है या कौन सी वस्तु सबसे तेज गति कर रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे कम समय में सबसे अधिक दूरी तय करने वाले ही सबसे अधिक दूरी तय करेगा। समझ में आ रही बात, मतलब कि कम समय में जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय की होगी वही सबसे तीव्र गतिमान होगा, नहीं होगा। तो वही चीज हम इसमें देखते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर हम ए की बात करें तो ए ने यहां से शुरू किया, 6 मान लेते हैं, 4 और 8 के बीच में 6 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने क्या करा, चलना शुरू करा, और वो उसकी इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम कहां तक पहुंचा है, ये तुम्हारा 1.3 घंटे तक। इतनी देर तक उसकी स्पीड बढ़ी है, मतलब कि उतनी तीव्र हुआ है। अगर हम सी की बात करें तो सी भी 1.2 के आसपास हुआ है समय, अगर हम इसके सापेक्ष निकालें तो। समझ में आ रही बात। लेकिन सबसे तीव्र कम समय में हुआ है बी। देखो यहां से बिल्कुल सबसे कम समय यहां पर ये आ रहा है 1.0। नहीं यही बात समझ में, दोबारा से बता रहा हूं कि जो ये ए है, ए कम समय में गतिमान नहीं हुआ है, ये ज्यादा समय में हुआ है। और उसने बोला निम्न में से कौन सबसे तीव्र गतिमान है, मतलब क्या है, कम समय में अधिक दूरी तय की हो। तो कम समय में इसने भी नहीं की, सी ने भी नहीं की, सबसे कम समय में किसने दूरी तय की, बी ने। तो सबसे तीव्र गतिमान कौन हो जाएगा, बी। बी सबसे तीव्र गतिमान होगा। इसमें कुछ उतना बड़ा है नहीं, तुम अगर लिखना चाहोगे तो वहां लिख देना तीनों में से सबसे तीव्र गतिमान बी है, बी वस्तु है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा उन्होंने पूछा है कि क्या ये तीनों किसी भी समय एक बिंदु पर होंगे। कहने का मतलब है कि तीनों वस्तु क्या एक बिंदु पर, मतलब कि एक ऐसा टाइम होगा जहां पर ये तीनों मिल सकेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। देखो अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु पर बी और सी एक साथ आएंगे। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, यहां पर देखो एक, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु पर बी और सी है, जो हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु पर ए और बी है, ये ए है ये बी है। और अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु पर सी और ए है। तो इसका मतलब यह है कि तीनों किसी भी समय किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगे। तो लिख दे रहा हूं, किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर कहा उसने जिस समय बी ए से गुजरती है, समझ लो जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है, देख लेते हैं। देखो बी कहां पर है, बी है हमारा ये, ठीक है। और जब ये ए से गुजर रही है तो ये बिंदु यहां पे रहा होगा। समझ में आ रही बात, ये बिंदु कहां पर रहा होगा, यहां पर रहा होगा, इसके आसपास। अब हम ये पूछ रहे हैं वो हमसे कि सी उस समय कितनी दूरी तय कर लेगा। तो अगर मैं समय की बात करूं तो समय यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 0.6, और 0.6 पर सी कहां पर है, यहां पर। तो सी कितनी दूरी तय कर लेगा, सी हमारा 8 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा 0.6 घंटे में। समझो मेरी बात को कि उसने ये कहा कि जो बी और ए हैं वो जब गुजरता है, मतलब कि जब बी जो है ए से गुजरता है, ए ये है, ठीक है। जब बी जो है ए से गुजरता है तो वो बिंदु यही रहेगा, यहीं से प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेदन बिंदु यही है।
तो यहां से जब गुजरेगा तो उस समय सी कहां पर होगा या सी कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो बी ये है। और हम समय के सापेक्ष निकालते हैं, तो समय के सापेक्ष जब निकालेंगे तो बी तो हमारा ये है और सी हमारा कहां पर आ जाएगा, यहां पर। उसी समय की बात करेंगे तो उसी समय पे उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, 8 किलोमीटर। ठीक है, और ये किसने तय की सी ने। ठीक है, सी ने 8 किलोमीटर की दूरी यहां पर तय कर ली। चौथा सवाल क्या है इसी का, चौथा पार्ट, जिस समय बी सी से गुजरता है। अब उसने कह दिया भाई बी जो है अब सी से गुजर रहा है, तो कौन सा ऐसा समय है जहां पर, इसको हम अगर नाम दे दें, इसको हम बोल देते हैं ABCD हो गया, यहाँ एम ले लेते हैं इसको और इसको पी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसने कहता है जिस समय बी सी से गुजरती है। अब बी जो है सी से किस समय पे गुजर रही है, इस बिंदु पर गुजर रही है, देखो गुजरती है, तो उस समय तक कितनी दूरी तय कर लेती है, जिस समय बी सी से गुजरती है। इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है, उसने ये कह दिया कि जिस समय जो ये बी है ये जब सी से गुजर रही है तो उस समय बी ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो यहां पर अगर हम अंदाजा लगाएं तो 6 के आसपास। जाहिर सी बात है, ये तो मैं यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ का इनका समय तो यही रहेगा ना, ये हमारा समय रहेगा, इसको हम n नेम दे देते हैं, इसको q दे देते हैं। तो यहां से n पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं और उसने b का पूछा है, तो b भी 6 किलोमीटर पे होगा और c भी 6 किलोमीटर पे होगा। उसने पूछा तो केवल b का है, लेकिन अगर c का भी पूछता तो हम कहते हैं कि b भी 6 किलोमीटर पर है और c भी 6 किलोमीटर पर है। तो उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 6 किलोमीटर दूरी। समझ में आई बात? तो छठे क्वेश्चन में बस इतना ही था, हमें ग्राफ देखना था, ग्राफ के हिंट से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ग्राफ के बिना पूछी गई हो, है ना, सारी की सारी चीजें हमसे ग्राफ से ही पूछी है। बाकी 7th क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, बाकी मैं 7th क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। कहने का मतलब है एक बॉल है या एक गेंद है, उसको मैंने क्या किया, 20 मीटर की कोई ऊंचाई, मतलब कि मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं, बिल्डिंग तो मान के चल लो, या फिर कोई ऐसा घर है जिसके मैं दूसरे तीसरे मंजिल पे खड़ा हुआ हूं। ठीक है, मैंने वहां से एक बॉल को क्या किया, गिराया। अब जब गिराया तो गिरने के टाइम पे उसका जो त्वरण है, भाई एक वेग है, किसी वेग से ही उसका त्वरण बढ़ेगा, तो उसका वेग क्या, वेग से क्या मतलब कि अगर 10 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया हुआ है, या मैं कुछ भी कहूं 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, और वेग के साथ साथ अगर उसका वेग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है त्वरण बढ़ेगा, और जब त्वरण बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ने के पश्चात जब वो टकराएगी, समझ में आ रही है, जब वो नीचे टकराएगी धरातल पे, तो धरातल पे टकराने से पहले उसका अंतिम वेग क्या रहा होगा, और जिस समय टकराई होगी उससे पहले उसका समय क्या रहा होगा। यही तो उसने पूछी है, कितने समय पश्चात वो टकराएगी, मतलब जब धरातल से टकराएगी तो कितने समय में टकराएगी, और टकराने से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, उस समय उसका अंतिम वेग क्या रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं डायग्राम बनाने की समझाऊं यहां से, तो यहां से मैं क्या करता हूं, ये कोई क्या है, 20 मीटर की कोई क्या है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने एक बॉल को थ्रो किया और ये नीचे की ओर आई, तो यहां पर हमें उसकी क्या निकालनी है, उस बॉल की यहां पर हमें निकालनी है क्या, अंतिम वेग यहां पर क्या रहा होगा, क्योंकि ये तो धरातल है। समझ में आ रही है बात, ये क्या है, धरातल है। मैंने क्या किया, ये 20 मीटर की कोई बिल्डिंग है, देखो 20 मीटर की ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है, वहां से मैंने गेंद को छोड़ा। जब छोड़ा तो इसमें शुरू में खुद समझो, अगर मैंने इसको यहां से छोड़ा होगा तो शुरू में इसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये भी मैं इधर ही लिख दूंगा, चलो इसको रहने दो। शुरू में इसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, इसका प्रारंभिक वेग रहा होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि शुरू में तो भाई वो विरामावस्था में है ना, जब हम छोड़ेंगे तब जाके तो वो वेग पकड़ेगी ना। तो यहां पर क्या हुआ, शुरू में ये तो विरामावस्था में है, फिर हमने इसको छोड़ा तो ये नीचे नीचे आई, तो यहां पर जब धरातल से टकराएगी उससे थोड़ी पहले, मतलब बहुत मिनिमम रहा होगा, ये डायग्राम में तो बड़ा दिख रहा है तुमको, लेकिन बहुत मिनिमम रहा होगा, बहुत छोटा सा, मतलब बिल्कुल बहुत पतला सा गैप, उस बीच में इसका अंतिम वेग क्या रहा होगा। और जब ये टकरा जाएगी, मान के चलो ये अंत में क्या हुई, ये टकरा गई इससे, तो इस
टाइम पर इसका समय क्या रहेगा, समय निकालना है इसका, टी किस समय पर टकराएगी। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से करना है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या क्या दिया है, देखो हमें यहां पर दे रखा है इसकी दूरी या डिस्टेंस कह सकते हैं, या ऊंचाई, हाइट ले लो। हाइट हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ठीक हो गया। इसका हमें वेग दे रखा है, देखो प्रारंभिक वेग तो क्या क्या हो जाएगा, सीधे सीधे प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा हमारा, प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या है, वो विरामावस्था में है। अंतिम वेग की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें क्या करना है, वो निकालना है। समझ में आ रही बात? और उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो त्वरण है। तो सीधे सीधे हमें त्वरण यहां पर क्या है पता है, ए वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम क्या कहेंगे बेटा, ये स्क्वायर आएगा, नहीं वेग है ना ये, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ले लो। इस वेग से क्या कर रहा है, इस वेग से बढ़ रहा है। बेटा एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुको। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग, मैं देख लेता हूं, यदि उसका वेग 10 मीटर के त्वरण से बढ़ रहा है, तो बेटा यहां पर सेकंड स्क्वायर ही है। ठीक है, इस दर से बढ़ रहा है तो वो त्वरण ही कहलाएगा, तो यहां पर हमारा त्वरण भी पता चल गया। अब देखो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं क्या करूं, गति का तृतीय समीकरण लगा लूं, तीसरा समीकरण लगा दूं, वहां से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि वहां से हमें डिस्टेंस पता है, दूरी पता है, हाइट कितनी है, त्वरण भी पता है, और प्रारंभिक वेग 0 है, तो वहां से हम अंतिम वेग निकाल देंगे। या हम क्या करें, पहले हम दूरी वहां से पहले समय निकाल देते हैं, फिर गति का पहला समीकरण लगा देंगे। ऐसा कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जैसा सवाल ने पूछा वैसा कर लेते हैं। उसने पहले वेग पूछा तो हम पहले वेग निकाल देते हैं। तो गति के तृतीय समीकरण से क्या होगा, गति के, बहुत ज्यादा ये तो संस्कृत हो गई भैया, संस्कृत ना लिख रहे, हम एक काम करते हैं शुद्ध हिंदी में लिख लेते हैं। गति के तीसरे समीकरण से, समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम क्या कहते हैं, वैसे भी काफी बच्चों को तो वैसे भी पसंद नहीं होगी संस्कृत, है ना, संस्कृत तो एकदम रद्दी सब्जेक्ट लगता होगा ज्यादातर सबको। अब इसको देख लेते हैं, इसीलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, किसी को कोनो दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या बताया था मैंने, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो सीधे सीधे 0 है, तो हमें v स्क्वायर निकालना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा 2, और त्वरण कितना है 10 का, और दूरी कितनी है 20 की, सॉरी 20 है। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 200 दूनी 400 हो जाएगा ये। ठीक है, 400, और जब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल 400 का, तो 400 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हमारा वेग निकल गया भाई, वेग क्या आएगा। ठीक है, अब मैं यहां से क्या लगाऊं, गति का दूसरा समीकरण लगाऊं। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि भाई दूसरे समीकरण में क्या होगा, देखो यहां पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें क्या है, प्रारंभिक वेग तो हमारा सीधे सीधे 0 है, t ही तो निकालना है इसमें, तो समय के साथ जब निकालना है हमें, तो ये दूसरा समीकरण ही हमको लेना पड़ेगा। s मतलब की दूरी कितनी दे रखी है, हाइट कितनी है 20 मीटर की, u हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, तो 0 गुणा t हो जाएगा ये। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और त्वरण हमारा कितना है, त्वरण है हमारा 10 का, और समय हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पंजे 10, तो ये हो गया 20, और ये तो 0 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर ही रहेगा, तो ये सीधे 5t स्क्वायर हो गया, और t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20/5। ये इसके साथ गुणा में है, तो इसके साथ भाग में आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि 5 इसके साथ गुणा में है, तो इसके साथ आगे भाग में हो जाएगा, तो छोटे बच्चों वाली बात है बिल्कुल। तो 5 चौके 20, तो t स्क्वायर बराबर 4, और t बराबर क्या होगा √4, और t बराबर √4 किसका होता है, 2 का, तो 2 सेकेंड। ठीक है, सेकंड क्यों कहा है, क्योंकि यहां पर मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में होता तो हम किलोमीटर प्रति घंटा कह देते। तो 2 सेकंड में क्या होगा, वो टकराने से थोड़ी देर पहले यहां पर उसका समय रहा होगा, वो सॉरी जब वो टकराएगी, टोटल ऊपर से जब टकराएगी नीचे धरातल पे, तो 2 सेकंड में टकराएगी, और उसका अंतिम वेग क्या रहा होगा टकराने से पहले धरातल से 20 मीटर प्रति
सेकंड। तो ये था हमारा 7वां सवाल। अब करते हैं 8वां। तो यह है 8वां सवाल। 8वां देखते हैं क्या है। किसी कार को चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। ये हमारा ग्राफ है, ये भी सवाल में पहले से ही हमें दिया है। ग्राफ दर्शाया गया है जिसमें चाल दे रखी है और समय दे रखा है। पहले टाइप में इसने क्या कहा है, पहले टाइप में हमें निकालना है कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। देखो अगर ऐसी चीज होती है, देखो जब एक समान हो रही है तो उस समय तो हम सीधे बता देते हैं, लेकिन जब एक समान नहीं हो रही होती मतलब कि वो एक परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन होता रहता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज लेते हैं कंडीशन का। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। और उसने बोला 4 सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 सेकंड की बात की तो हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष यहाँ पर एक मिला लेंगे इसको और इसको यहां से मिला लेंगे। ठीक है, और अगर हम छायांकित भाग को दर्शाएं यहां से, तो ये टोटल क्या है इसका, ये इसका छायांकित भाग है। अब मैं इसको नेम देता हूं, इसको देता हूं ए, इसको देता हूं बी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे पहले सवाल के लिए जब कहूंगा तो पहले के लिए मैं यहाँ से क्या कहूंगा कि 4 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई। तो छायांकित क्षेत्र तो हमने दिखा दिया। ठीक है, ये वाला, ये क्या है हमारा, सॉरी ये नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा छायांकित भाग आ जाएगा, ये वाला जितना भी है ये हमारा छायांकित भाग है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें छायांकित भाग दिखा दिया हमने। अब क्या करना है, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की है उसने। तो यहां से क्या आएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वही आएगा भाई, हमने भी यही किया था कि समय के सापेक्ष एक एक्स अक्ष की ओर एक रेखा खींच दो और वाई अक्ष की ओर एक रेखा खींच दो तो त्रिभुज बन जाता है, और त्रिभुज के बीच में जो क्षेत्रफल होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और यहां से 1/2 तो हो गया। आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा 4, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6। तो ऊंचाई 6 है ना भाई, ये देखो ये 6 है हमारी ऊंचाई और 4 हमारा इसका क्या है, आधार है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां से कितना आ गया, 12 किलोमीटर। मीटर है तो इसको सीधे सीधे मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो इसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी यहां से कितनी आ गई, दूरी आ गई 12 मीटर की दूरी इसने तय की। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप में क्या है, दूसरा टाइप भी इजी होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है भाई, ये वाला भाग, ये वाला भाग दर्शा रहा नहीं दर्शा रहा, ये वाला भाग। तो हम क्या कह देंगे, 4 सेकेंड से 10 सेकेंड तक का समय कार की एक समान गति को दर्शाता है। ठीक है भाई, 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का जो भी समय है उसके बीच में जो कार का वेग है वो क्या है, एक समान है। तो यहां से हम क्या कह देंगे, 4 सेकंड से 10 सेकंड तक का जो समय है वो कार की एक समान गति को दर्शा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे सवाल क्या हो रहे हैं, आसान होते जा रहे हैं। देखते हैं नवा कैसा है। वो जो 8वां सवाल था, उस 8वें सवाल में वहां पर 4 सेकंड की जगह 6 सेकंड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ना 4 सेकंड तक तो पहुंचा है ना नियत में, 6 सेकंड से नियत है। तो 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच जो उसकी एक गति होगी, वेग होगा, वो क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो वहां पे 6 सेकंड कर लीजिएगा। इसमें देखते हैं 9th में क्या है, निम्न में से कौन सी अवस्थाएं संभव है, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। हमें ये अवस्थाएं देखनी है और अवस्थाएं देख के बतानी है कौन सी संभव है और कौन सी नहीं है।
कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, ऐसी कोई अवस्था हो सकती है जिसका त्वरण जो हो वो नियत हो और जो वेग है वो क्या हो, शून्य हो। बताओ कोई ऐसी अवस्था। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हम ऊपर से कोई चीज फेंक रहे हैं तो उसका वेग शून्य हो जाएगा, नहीं हो सकता। या अगर हम चलती हुई गाड़ी की बात करें तो उसका वेग शून्य नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अगर त्वरण नियत होगा इसका मतलब क्या है, एक समान वेग से चल रही है वो। समझ में आ रही बात। बताओ कोई ऐसी चीज हो सके, कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा हो। मैं बताता हूं, देखो कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। मैंने क्या किया, एक बॉल को या एक पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है। ऊपर जब फेंका तो ऊपर जब वो पहुंचा, देखो उस टाइम तो उसका वेग कुछ ना कुछ रहा होगा जब फेंका होगा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच गया होगा तो उस समय जो उसका वेग रहा होगा, अंतिम वेग वहां पर तो शून्य हो ही गया होगा। भाई जब ऊपर फेंका है तब जाके उसका वेग तो खत्म हो गया ना, अब तो कोई वेग उसमें रहा नहीं, अब वेग वहां से शून्य हो गया। जब वो नीचे की ओर आएगा तो उसमें कौन सा बल लगेगा, उसमें लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। और जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वो उसका मान तो हमें पता होता है, जी बराबर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसका मान क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 9.8 भी लेते हैं कई बार, 10 भी ले लेते हैं। तो उसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल या त्वरण वो भी नियत रहेगा और उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं, हाँ यह स्थिति संभव है। मैंने तुम्हें फिर अभी समझाया, फिर समझा देता हूं कि यदि हम किसी पत्थर को या किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उस समय उसका वेग तो कुछ ना कुछ रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, और वेग बढ़ भी रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो एक अधिकतम ऊंचाई तय कर लेगा तो उसके बाद जो उसका अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब वेग शून्य हो जाएगा तो जब वो नीचे की ओर आएगा तो उस पर कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, वो नियत रहेगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। दूसरा क्या कहा है उसने, दूसरा उसने कहा है वही कि दूसरा क्या कहा है देख लेते हैं पहले। कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण उसके लंबवत हो। अब भाई ये क्या बवाल आ गया कि कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है, मतलब कि एक ऐसी दिशा में गति कर रही है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, वेग है, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन में क्या होती है, दिशा होती है। समझ में आ गई बात। तो एक वस्तु है जो निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसका त्वरण लंबवत हो, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैं एक बात करूं, वृत्ताकार पथ की बात करूं, और वृत्ताकार पथ में वेग का मतलब ये नहीं है कि भाई अगर समय के साथ दूरी समय के साथ अगर दूरी भी है तो वो वेग हो जाएगा, नहीं। वेग होता है दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण, दोनों चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रही है, क्योंकि वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु यहां से गति कर रही है तो हर बिंदु पर इसकी जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो अलग अलग होगी। भाई अगर मैं इस बिंदु पर बात करूंगा तो यहां पर होगी, इस बिंदु पर बात करूंगा तो यहां पर होगी, और अगर मैं इस बिंदु पर बात करूंगा तो यहां पर होगी। और हम जब इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहे होंगे तो हमारी जो गति होगी उसमें भी परिवर्तन हो रहा होगा। जाहिर सी बात है भाई, गति में परिवर्तन होगा। जब यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ से घूमोगे, फिर थोड़ी गति कम होगी, फिर ज्यादा होगी, त्वरित होगी। और वेग में जब परिवर्तन में वेग में अगर परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। और जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण आ रहा है, और त्वरण जब आ रहा है तो त्वरण अगर ये इस तरीके से डायरेक्शन हो रही है, जो त्वरण है वो क्या होगा, या तो केंद्र की ओर जाएगा, ठीक है, केंद्र या त्रिज्या एक ही बात कह सकते हो। और ये क्या होता है, इस पर लंब होता है। ये क्या होता है, इस पर लंब होता है। ये क्या होता है, इस पर लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो हमको पता ही है ना। तो इस चीज से हम क्या कह सकते हैं, हाँ यह स्थिति भी संभव है। फिर से बता रहा हूं एक बार कि एक हमारा वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो दिशा होगी वो अलग होगी। भाई अगर मैं ये एक वृत्ताकार पथ है, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इधर दिशा इधर होगी इसकी,
इधर बात कर रहा हूं तो हमारी आंखों के सामने जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, वो सामने की दिशा हो गई। तो हम इस तरीके से जब घूम के जा रहे हैं तो हर बिंदु पर दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। और जब अलग अलग होगी इसका मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। और वेग में परिवर्तन होगा इसका मतलब वहां पर त्वरण हो रहा है। और त्वरण जो है वो क्या करता है, त्रिज्या की ओर लग रहा है। जाहिर सी बात है, हमें पता है त्रिज्या क्या होती है, केंद्र पर लंब होती है। ये हमको साफ साफ सीधे सीधे पता ही है ये चीज, ये हमने पढ़ा हुआ भी है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम कह देंगे कि जो वस्तु की दिशा है, डायरेक्शन, दिशा क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, त्वरण के। बस इतना ही करना था हमें, इसमें स्थिति बतानी थी, स्थिति हमने समझा दी। लास्ट सवाल बचा है इस चैप्टर का, देखते हैं उसमें क्या है। यदि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, देखो वही चीज आगे, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो भाई सीधे सीधे हम एक वृत्ताकार बना लेते हैं, ऐसे वृत्त, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी कह रखी है, त्रिज्या बहुत ज्यादा है, लेकिन डायग्राम में तो हमें बहुत छोटा सा लग रहा है ना, समझ लेते हैं इसको। इस त्रिज्या से क्या कर रहा है, इस त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है। और वो क्या कर रहा है, पूरा जो परिक्रमा करता है वो कितने घंटे में करता है, 24 घंटे में करता है, ठीक है। समय कितना है, 24 घंटे, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी 42,250 किलोमीटर, ठीक हो गया। हमें इसमें निकालना क्या है, उनकी चालों का परिकलन करना है। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। अब इस त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है वृत्तीय तरीके से, तो भाई टोटल यही 42,250 किलोमीटर क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहां से हम क्या कहेंगे, 42,250 बटे 24। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं पहले ना, इसको ऐसे रहने दो, इसको हम बदल लेते हैं पहले। यहां से ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। 24 गुणा 60 गुणा 60, 24 गुणा 60 गुणा 60, ये हो गया सेकेंड। उसी तरीके से इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 42,250 गुणा 1000, और ये टोटल हो जाएगा मीटर में। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, क्योंकि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया गुणा करके। उसी तरीके से 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो हमने 3600 सेकंड से गुणा कर दिया उसमें सीधे सीधे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 42,250 गुणा 1000 बटे 24 गुणा 60 गुणा 60। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको कर लेते हैं 12, इसको कर लेते हैं 5, ठीक हो गया। अब इसको करके देखते हैं क्या आ रहा है। 5 जीरो का 0, 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 5 चौके 20, 1 21। और इसके जब करेंगे तो 36 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा ये। इसको छोटा सा और कर लेते हैं और इजी कर लेते हैं। यहाँ से ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसको यहाँ पे रहने दो अभी। इसको करते हैं हम 5 से हो जाएगा ये 5 से नहीं होंगे। 4 से 4 4 4 4 5 20, 2 4 6 24 नहीं होगा। 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 2 6 12, ठीक हो गया। 6 से करेंगे तो 6 3 18, 3 जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 नहीं हो रहा। और 55 25, 5 दूनी 10, तो 12, 5 एकम 5, 1 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 36 गुणा 6, 1 0 5 6 2 5 बटे 6 6 36, 6 3 18 3 21। 216 से करना है, तो 216 से यहाँ पे रख करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 5 6 2 5 216, 5 दूनी 10, 5 बारी में जाएगा, 5 बारी में ज्यादा हो जाएगा तो हम
4 बारी में देखते हैं, 4 6 24, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 864। 4 के आसपास यहाँ से जा रहा है, ठीक हो गया। 4 के आसपास अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। 24 गुणा 60 हो गया हमारा यहाँ से, और 1000 चल रहा है। एक काम करो, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ही रहने दो, इतना सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटे में है तो किलोमीटर प्रति घंटे में ही रहने दो। 42,250 बटे 24, तो इसको जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 12 से चले जाएगा ये 1 2 5, और ये 12 से करेंगे तो अब कर लो इसको 21 1 2 5, तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12 24, तो एक बारी में जाएगा 12, कितना बचेगा 8 20 9 91, 12 पंजे 60, 12 12 84, 12 सत्ते 84, 84 6 90, यहाँ पर 7 बचा, फिर 2 आ जाएगा 12 6 72, ये खत्म, ठीक है। बचा 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 चौक 48, 4 बारी में जाएगा 48, बचेगा 2, ठीक है। फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 12 एकम 12, मतलब कि 176.41 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ रहा आंसर। देखो अगर तुम चेंज करोगे, देखो ये तो ऐसे आंसर आ गया, लेकिन तुम चेंज करोगे अगर मीटर प्रति सेकंड में तो वहां से थोड़ा सा अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर ऐसे करना चाहते हो तो उसको कर लेना, बाकी मैंने किलोमीटर प्रति घंटे से इसको चेंज कर दिया है। ये चैप्टर हो चुका है पार्ट 8 हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे पार्ट 9, ठीक है। इसके बाद फिर करेंगे 10, क्योंकि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे मैं इसी प्लेलिस्ट में क्या कर दूंगा, कवर अप कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ, ठीक है।